ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं। बेहद छोटी सी उम्र में ही अपना घर बार छोड़कर चीन के हैनान प्रांत के सोंग पहाड़ों के बीच बसे इस खूबसूरत लेकिन बेहद ही टफ स्कूल में ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कुछ ऐसे साल बिताने के लिए यहाँ आते हैं जो इनकी आने वाली जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। दोस्तों, यही बच्चे आगे चलकर बनते हैं मशहूर शाओलिन कंफू मास्टर। शाओलिन कंफू और चीन में स्थित ये शाओलिन टेम्पल आज दुनिया भर में चीन की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का एक निशान बनकर उभरे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि चीन के शाओलिन टेम्पल के बौद्ध भिक्षुओं को ये मार्शल आर्ट एक भारतीय ने सिखाया था? जी हाँ, और यही नहीं, इसी भारतीय भिक्षु को बौद्ध धर्म में जैन बुद्धिज्म का फाउंडर भी माना जाता है। दोस्तों, जिस शख्सियत की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका दिया हुआ मार्शल आर्ट वैसे तो दुनिया भर में सिखाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसी की अपनी मातृभूमि में बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत जानते होंगे कि मैं बोधि धर्मन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस नाम से ज्यादा और ये कि उन्होंने चीन में मार्शल आर्ट्स की शुरुआत की थी, इससे ज्यादा शायद आपने ना सुना हो। तो आज की इस वीडियो में डालेंगे इसी महान भारतीय बौद्ध भिक्षु की जिंदगी पर एक नजर और जानेंगे कि कैसे दक्षिण भारत का एक अमीर राजकुमार पहुंच गया चीन और कैसे हुई कंफू की शुरुआत। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, बोधि धर्मन, जिसे चीनी लोग दामो बुलाते थे और जापानियों ने नाम दिया था दारुमा, की जिंदगी शुरुआत से ही साधुओं वाली नहीं थी। न ही वो किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल में तो वो एक राजघराने में पैदा हुए राजकुमार थे जिनके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, वैसे बोधि धर्म के जन्म के बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 5वीं और 6ठी सदी के आसपास दक्षिण भारत में हरे घने जंगलों और कलकल झरनों से भरी कांचीपुरम की रियासत के राजघराने में हुआ था। उस समय में यहाँ पल्लव वंश की राजसत्ता कायम थी, लेकिन राजा का छोटा बेटा बोधि अपना ज्यादातर समय जंगलों में ही बिताता था। पेड़ के नीचे ध्यान लगाना, जानवरों के साथ रहना और वर्जिश करना बोधि की दिनचर्या का हिस्सा होता। बोधि को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में ज्यादा रुचि थी। बौद्ध धर्म की तरफ अपने झुकाव के चलते पिता की आज्ञा लेकर बोधि एक बौद्ध भिक्षु बन गए और बोधि धर्मन कहलाने लगे। उन्होंने अपने गुरु महाकश्यप से प्रशिक्षण लेना और एक मठ में रहना शुरू कर दिया। प्राणायाम, योग, व्यायाम और ध्यान आदि में परिपक्व होते जा रहे बोधि का मन और भी शांत होता जा रहा था। जल्द ही उन्हें मठ में आचार्य बना दिया गया। दोस्तों, कलरीपयट्टू दक्षिण भारत की एक महान युद्ध कला है जिसे मॉडर्न मार्शल आर्ट का पूर्वज भी माना जाता है। तो हुआ क्या कि कलरीपयट्टू में निपुण बोधि धर्मन ने कांचीपुरम के युवाओं को इस विद्या का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथों की शिक्षाओं का संकलन किया और अलग अलग बीमारियों पर शोध करके उनके इलाज भी खोजे। दोस्तों, कहते हैं कि बोधि धर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंचतत्व इन सभी को काबू करने की विद्या को जानते थे। गुरु के देहांत के बाद बोधि धर्म ने अपना मठ छोड़ दिया और विद्या के प्रसार के लिए वो चीन की तरफ निकल पड़े। कई महीने की कठिन यात्रा के बाद बोधि धर्मन चीन पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही उन्होंने बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षा का प्रसार प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन उनका चीन में बाहें खोलकर स्वागत हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें शक और भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। जिस गांव में वो सबसे पहले पहुंचे थे उसे नानकिंग कहते थे। उस समय चीन भी ज्योतिष और अन्य विद्याओं पर शोध कर रहा था और उस दौरान नानकिंग के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि उन लोगों पर कोई संकट आने वाला है और बोधि धर्मन ठीक उसी समय वहां पहुंचे थे। इसीलिए गांव वालों ने उन्हें ही ये संकट समझ लिया और गांव में घुसने नहीं दिया। बोधि धर्मन बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए गांव के बाहर चले गए और वहीं वन में रहने लगे। गांव वालों को लगा कि संकट टल गया है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी संयोग से ठीक ही थी, बस वे संकट को समझ नहीं पाए। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वह आया भी। लोग बीमार पड़ने लगे, इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक लोगों को चक्कर और बुखार आने लगे, शरीर पर जख्म बनने लगे और जो भी उनके संपर्क में आता वो भी बीमारी से पीड़ित हो जाता। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों और दूसरे लोगों को गांव के बाहर छोड़ने लगे।
ताकि ये बीमारी और न फैले। अब बोधिधर्मन चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने गांव से खदेड़े गए इन लोगों की मदद की। आयुर्वेद की पद्धति का इस्तेमाल करके उनका इलाज किया और उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि ये इंसान उनके लिए मुसीबत नहीं बल्कि एक हातिम बनकर आया है। तब गांव के लोगों ने पूरे मान सम्मान के साथ बोधिधर्मन का गांव में स्वागत किया। इस तरह पूरे गांव को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर उन्होंने उन लोगों को महामारी से बचा लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उस गांव पर लुटेरों का हमला हुआ और बोधिधर्मन ने ग्रामीणों को लुटेरों डकैतों की इस टोली से बचाकर ये दिखाया कि सही ट्रेनिंग के दम पर शरीर को कितना भी मजबूत बनाया जा सकता है। बोधिधर्मन ने उन लोगों को बौद्ध शिक्षाओं का ज्ञान तो दिया ही, साथ ही योग, चिकित्सा और मार्शल आर्ट के गुर सिखाकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। लेकिन चीन के दूसरे हिस्सों में अभी बोधिधर्मन की लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें बौद्ध मठ शाओलिन टेम्पल में प्रवेश करने से भी रोका गया। लेकिन जब बोधि नहीं माने तो मंदिर के पास ही एक गुफा को अपना घर बना लिया। शाओलिन मंदिर के भिक्षुओं को लगा कि बोधिधर्मन का हठ कुछ ही दिनों में अपने आप छूट जाएगा, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि जिस शख्सियत से उनका सामना हुआ है वो मानने वालों में से नहीं है। कहते हैं कि 9 सालों तक बोधिधर्मन ने यहाँ दीवार की तरफ देखते हुए एकाग्रचित्त होकर ध्यान किया, जिसके बाद मठ के भिक्षुओं को ये अंदाजा हो गया कि हो न हो ये कोई दिव्य आत्मा ही है। दोस्तों, जिस गुफा में बोधिधर्मन ने 9 सालों तक ध्यान और मेडिटेशन की थी, उस गुफा को आज चीन में दामो केव के नाम से जाना जाता है। शाओलिन मंदिर में आज भी गुफा की वो चट्टान संरक्षण में रखी हुई है, जिस पर कहते हैं कि इन 9 सालों में बोधिधर्मन की आकृति अपने आप उभर आई थी। इसके बाद भिक्षुओं ने बोधिधर्मन को शाओलिन टेम्पल में प्रवेश की इजाजत दी और वो वहीं मंदिर में रहने लगे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपनी सीखी हुई विद्याओं को चीनी धर्माचार्यों के साथ साझा किया। दोस्तों, बोधिधर्मन बुद्धिज्म के महायान पंथ को मानते थे, लेकिन जो ध्यान उन्होंने यहाँ बौद्ध मठ के भिक्षुओं को सिखाना शुरू किया, उसकी टेक्निक्स बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिल्कुल नई थी। दामो ने उन्हें कुदरत के साथ एक होना, एकाग्रचित होकर दिमाग और सांस पर काबू रखना जैसी विद्याएं सिखाई। लेकिन शाओलिन टेम्पल में रहते हुए बोधिधर्मन को जल्द ही ये एहसास हुआ कि ज्यादातर बौद्ध भिक्षु अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे और इसी कारण वो अनफिट थे। वो ध्यान के कठोर और लंबे सत्रों को सहन करने में सक्षम नहीं थे। इस पर काम करने के लिए बोधिधर्मन ने भारतीय श्वास व्यायाम और कलरीपयट्टू के व्यायामों को कंफू मार्शल आर्ट में सम्मिलित करके नए सेट और रूटीन्स बनाए और शाओलिन टेम्पल के भिक्षुओं की ताकत और संकल्प को बढ़ाने का काम किया। व्यायाम और आत्मरक्षा की ये कला बहुत ही कारगर थी। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता और बिना हथियार के लड़ना भी आसान हो जाता था। देखते ही देखते ये कला चीन के आसपास के देशों में फैलने लगी और दोस्तों यहीं से नींव पड़ी ज़ेन बुद्धिज्म की। दोस्तों, चीन में ज़ेन बौद्ध पंथ की शुरुआत के बाद ये कोरिया और जापान तक फैला और हाल ही में 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के लोगों में भी ये खूब प्रचलित हुआ। बोधिधर्मन कई वर्षों तक शाओलिन में ही रहे और ऐसा माना जाता है कि वो 100 साल से भी ज्यादा जिए। इनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि इन्हें जहर दिया गया, वहीं कुछ का मानना है कि इनकी मृत्यु लुओ नदी के किनारे एक गुफा में हुई थी। लेकिन दोस्तों, बोधिधर्मन की पूरी कहानी चाहे जो भी हो, ये तो साफ है कि वो एक महान भारतीय थे जिसने अपने ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाया। और विडंबना ये है कि आज भारत खुद इस महान आत्मा को भूल चुका है। दोस्तों, बोधिधर्मन की इस कहानी को आपके सामने लाने का हमारा मकसद इन्हें कोई चमत्कारी महापुरुष साबित करना हरगिज नहीं है। हमारा तो बस इतना कहना है कि भारतीय इतिहास के इस महान गुरु को उसका वो सम्मानित स्थान मिलना चाहिए जिनके वो हकदार हैं। और न ही हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि चीन को कंफू भारत ने दिया है, लेकिन कलरीपयट्टू का मॉडर्न कंफू को विकसित करने में अहम योगदान है। इससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। चीन में कंफू बोधिधर्मन के वहां जाने से पहले भी दूसरी फॉर्म्स में मौजूद था। इसमें लगातार नए नए स्टाइल्स को जोड़ा जाता रहा है। इसीलिए अगर इसे इंडियन और चाइनीज मार्शल आर्ट्स का एक मिक्स कहें तो ना ये फैक्चुअली गलत होगा और ना ही सैद्धांतिक तौर पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर आपको अभी तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही तो उस घंटी के निशान पर दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक बार फिर एक नई कहानी नए किस्सों के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।